हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, ये केबीसी नैनो से क्वेश्चन का डिस्कशन करना है। राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की सामाजिक और आर्थिक चिंतन की व्याख्या कीजिए। राजनीतिक अधिकारों के पक्षधर रहे डॉक्टर लोहिया ऐसे समाजवादी व्यवस्था चाहते थे जिसमें सभी की बराबरी की हिस्सेदारी रहे। वह कहते थे कि सार्वजनिक धन समेत किसी भी प्रकार की संपत्ति प्रत्येक नागरिक के लिए होनी चाहिए। उन्होंने एक ऐसी टीम खड़ी की जिससे समाजवादी आंदोलन का असर लंबे समय तक महसूस किया जाए। डॉक्टर लोहिया रिक्शे की सवारी नहीं करते थे। वे कहते थे कि एक आदमी को खींचा जाए, यह मानवीय है। सच में देखा जाए तो एक आदमी बैठा और दूसरा आदमी उसको खींच रहा है एक रिक्शे की सहायता से। मतलब एक आदमी दूसरे आदमी का वज़न ढो रहा है, खींच रहा है। देखिए उनका सोच डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कितना ऊंचा था, कितना अच्छा सोच था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का पूरा जीवन सादगी भरा रहा। गरीब अमीर की बढ़ती खाई को पाटने में उनके योगदान अहम है। आज के दौर में उनके विचार और ज़्यादा प्रासंगिक होते जा रहे हैं। उन्होंने जोर दिया था कि यह शब्द राइट टू रिकॉल संविधान संशोधन कर लागू की जाए। कुछ साल पहले अन्ना के आंदोलन के समय एक शब्द काफ़ी चर्चा में थी और वह था राइट टू रिकॉल। लेकिन इस सिद्धांत को कभी राम मनोहर लोहिया ने देश को अपनाने पर जोर दिया था। अब देखते हैं जयप्रकाश नारायण और उनका समाजवाद। सर्वोदय से उनका जयप्रकाश नारायण भी महात्मा गांधी और विनोबा भावे की तरह सर्वोदय के चरम लक्ष्य में विश्वास करते थे। सर्वोदय से उनका अभिप्राय सभी लोगों के जीवन के सभी क्षेत्रों में कल्याण से था। सर्वोदय शब्द जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्राप्त महात्मा गांधी ने लिया था। इस पुस्तक का सार है, सबकी भलाई में ही अपनी भलाई है। महात्मा गांधी और विनोबा भावे की सर्वोदय से संबंधित विचार को सब स्वीकारते हुए जयप्रकाश नारायण ने भी सबके लिए कल्याण पर बल दिया। जयप्रकाश नारायण का मानना था कि शांतिपूर्ण व नैतिक साधनों द्वारा देश में सामाजिक व आर्थिक क्रांति लाई जा सकती है। इसलिए उन्होंने लोगों को भूदान, ग्राम दान, संपत्ति दान के लिए प्रेरित किया। उनका ध्येय सर्वोदय समाज की स्थापना करना था। उन्होंने सर्वोदय समाज में दलीय राजनीति को कोई महत्व नहीं दिया। भूमि का स्वामित्व जोतने वालों के हाथ में हो, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया जाए तथा सहकारी कृषि को बढ़ावा दिया जाए। इसके अतिरिक्त सहकारी ऋण तथा बाजार व्यवस्था आदि के माध्यम से किसानों को साहूकारों और व्यापारियों के शोषण में मुक्त किया जाए। अब देखते हैं लोहिया के आर्थिक विचार क्या थे। उसने न तो देश में सही औद्योगिक नींव पड़ सकती और न ही अर्थव्यवस्था में आंतरिक शक्ति और स्फूर्ति आ सकती। सही औद्योगिकरण उसको कहते हैं जिसमें राष्ट्रीय उत्पादन के बढ़ने के साथ गरीबी का उन्मूलन होता जाता। नकली औद्योगिकरण में असमानता और फजूल खर्ची के कारण गरीबी भी बढ़ती जाती है। पूंजी निवेश की बढ़ती मात्रा आर्थिक साधनों पर सरकारी स्वामित्व और विकास के लिए संभ्रांत वर्ग की अगुवाई भारत के पुनरुत्थान के लिए पर्याप्त शर्त नहीं है। विकेंद्रित अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी का नया स्वरूप और वैकल्पिक मानसिक रुझान से ही तीसरी दुनिया पूंजीवाद और साम्यवाद से बचते हुए आर्थिक विकास का रास्ता तय कर सकती है। इसका लक्ष्य ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है जो लोगों में स्वतंत्रता, सृजनात्मक और सुदृढ़ बना सके। यह सिर्फ गांधीवादी ही कर सकता है, लेकिन सरकार गांधीवादी नहीं जो गांधी को सत्ता प्राप्ति के लिए बाजार में बेचता है। गांधीवादी भी नहीं जो पूंजी व्यवस्था के रहते भी चैन से सोता है। यह सिर्फ गांधीवादी ही कर सकता है, लेकिन सरकार गांधीवादी नहीं जो गांधी को सत्ता प्राप्ति के लिए बाजार में बेचता है। गांधीवाद भी नहीं जो पूंजीवादी व्यवस्था के रहते भी चैन से सोता है।
जयप्रकाश नारायण के आर्थिक विचार। हमारे देश के आर्थिक विकास की ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जो सबसे पिछड़े लोगों की ओर सबसे पहले ध्यान दे। सबसे पहले किनारे पर गए या पिछड़े रह गए लोगों से शुरुआत करना ज़रूरी है। आज का विकास की प्रचलित विचारधारा इस प्रश्न की एकदम उपेक्षा करती है। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि यह मनुष्य की वास्तविक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता और इससे स्वशासन एवं स्वतंत्रता की चाहत को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। जयप्रकाश नारायण एक राजनीतिक दार्शनिक होने के साथ साथ एक सामाजिक दार्शनिक भी थे। उनका आदर्श भारतीय समाज का पुनर्निर्माण करना था। उन्होंने जीवन भर समाज के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण एक ही रेल के दो पटरी थे। शायद इन दोनों शख्सियतों से बड़ा समाजवादी नेता भारत के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं हुआ। दोनों ही नेता गांधी जी के कदमों पर चलने वाले शीर्ष नेता थे। बोलचाल में बेहद नरम थे। यूँ तो लोहिया की तरह उनमें भी सत्ता लोलुपता लेश मात्र नहीं था, मगर उनके विचारों में स्पष्टता की कमी थी। जयप्रकाश नारायण के विचार में स्पष्टता की कमी थी। देश की जनता का अपने रोष में राम मनोहर लोहिया को लगता था कि जयप्रकाश नारायण एक बेहतरीन संचालक और उनके समाजवादी आंदोलन को शिखर तक ले जाने में सहयोग करेंगे, लेकिन जेपी के स्वभाव से वह दुखी थे। अपने रोष में उन्होंने एक बार निम्न कथनों के द्वारा जग जाहिर भी किया: देश की जनता का तुमसे लगाव है, तुम चाहो तो देश को हिला सकते हो, बशर्ते देश को हिलाने वाला खुद ना हिले। समाजवादी आंदोलन का यह दुर्भाग्य रहा कि जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के बीच मतभेदों के कारण दोनों का व्यक्तित्व गुण परस्पर पूरक होते हुए भी आपसी सहयोग का सिलसिला टूट गया। कई लोग मानते थे कि राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की विचारधारा तो एक थी, लेकिन उनके बीच जोड़ने वाली कड़ी गुम थी। आज़ादी से पहले इस कड़ी का रोल गांधी जी अच्छी तरह निभाया, लेकिन उनकी मौत के बाद दूसरा कोई न था। कश्मीर समस्या हो, गरीबी, असमानता अथवा आर्थिक मंदी, इन तमाम मुद्दों पर राम मनोहर लोहिया का चिंतन और सोच स्पष्ट थी। कई लोग राम मनोहर लोहिया को राजनीतिक धर्मगुरु, दार्शनिक और राजनीतिक कार्यकर्ता मानते हैं। डॉक्टर लोहिया की विरासत और विचारधारा अत्यंत प्रखर और प्रभावशाली होने के बावजूद आज की राजनीतिक दौर में देश के जनजीवन पर अपना अपेक्षित प्रभाव कायम रखने में नाकाम साबित हुई। बताएंगे कैसा रहा डॉक्टर जयप्रकाश नारायण और लोहिया के बीच की सामाजिक और आर्थिक चिंतन की व्याख्या में राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की व्याख्या। ठीक है, चलते हैं। गुड बाय। अपना पढ़ते रहिए और अपना बेस्ट देते रहिए।